हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीव जगत में मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत, अगर मैं उसका इंट्रोडक्शन दूँ तो ये एक ऐसा जगत है जिसमें सूक्ष्म जीवों की अपार संख्या मौजूद है। सूक्ष्म जीवों की क्या है? अपार संख्या मौजूद है। और ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी कोशिका में सिर्फ एक सेल होती है, मतलब एक कोशिका होते हैं, और साथ ही साथ उनके कोशिका का टाइप क्या होता है, प्रकार क्या होता है, तो वो उनके कोशिका का प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक। तो एक ऐसे संसार के बारे में, एक ऐसे जगत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसको आर.एच. विंटेकर ने मतलब क्लासीफाइड करके दिया था कि हाँ, इस जगत में सिर्फ इस प्रकार के जीव रहेंगे। तो मोनेरा जगत की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीव आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस कैटेगरी में कौन कौन से जीव आते हैं और कैसी उनकी आकार होती है और कैसी उनकी संरचना होती है, क्या वो खाते हैं और क्या हम पे वो हानिकारक है या लाभदायक है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। देखिए, हम बात करते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत को एक और नाम से जाना जाता है, आर्किया। किस नाम से जाना जाता है? आर्किया नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आर्किया जगत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होंगे तो कौन से बैक्टीरिया उसके अंतर्गत आएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया की, तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहने का मतलब 4 टाइप के होते हैं। एक होता है कोकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरिलम। 4 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये हम उनकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, आकार के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूमोनी जीवाणु का नाम सुना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक ऐसा जीवाणु जिससे न्यूमोनिया होता है। लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। अब आप इन दोनों उसमें कंपेयर करिए कि कौन सा हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा हानिकारक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि इसकी वजह से हमारे फेफड़े में क्या होता है? पानी भर जाता है। क्या होता है? पानी भर जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात करते हैं बैसिलस। बैसिलस हमारे लिए लाभदायक होता है जिससे हम दूध से दही बनाते हैं, जो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। और अगर इसके बड़े पैमाने पर हम उत्पादन देखें तो काफ़ी संख्या में हम लैक्टोबैसिलस का उत्पादन करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रक्रिया हो और कई प्रकार के शराब और क्या कहते हैं, दूध से दही बनाना, इन क्रियाओं पे संभव हो सके। बाकी हम इन तीनों की अभी बात करेंगे। तो पहले देखिए इनका आकार कैसा होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, वो कोकाई मतलब एक यूनिट है, उससे लिया गया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस का आकार होता है गोलाकार, सर्कल में होते हैं। उनकी कुछ इस तरह की संरचना बनी होती है, यहाँ पे देखिए। अब बात करते हैं बैसिलस। तो बैसिलस क्या होता है? एक छड़ का आकार होता है, स्ट्रिक जैसी होती है, वैसे इनकी संरचना होती है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद विब्रियम की बात करते हैं। विब्रियम यह क्या होता है? कामाकार होता है। जैसे कामा का आकार नहीं होता कि कामा यहाँ पे लगता है तो ऐसे लगता है, तो वैसे ठीक उसी प्रकार से इनका आकार होता है, यानी कामाकार। फिर अगला है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम क्या होता है? सर्पिलाकार होता है, यानी आप देख सकते हो कि इसकी जो संरचना होती है थोड़ी सर्पिल होती है। क्या होती है? थोड़ी सर्पिल होती है, फैले हुई होती है, उनमें कई प्रकार के छोटे छोटे रोम उपस्थित होते हैं। तो ये बात रही जो बैक्टीरिया हैं उनके संरचना और आकार के बारे में, उसको कैसे डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मतलब पढ़ोगे आद्य बैक्टीरिया। एक ऐसा बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा बैक्टीरिया जो अधिकतर इसमें क्या होता है? रसायन संश्लेषी होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी एंड प्रकाश संश्लेषी। क्या आप अंतर बता सकते हो कि रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं? रसायन संश्लेषी करने के लिए क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन को वो क्या करेगा? स्थिरीकरण करेगा और कितने भी जो क्या कहते हैं कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको अकार्बनिक रूप में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने गोबर में मीथेन गैस निकलती है, तो आप सोचो कि मीथेन गैस बनती कैसे है।
गोबर जो होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है और उसी से मीथेन गैस बनती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जीवाणुओं का मतलब एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो गोबर क्या कहते हैं, गोबर में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं, आद्य बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या कि कुछ पुराने बैक्टीरिया हैं जो कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग एक टॉपिक सुने होंगे रूमिनेंट। रूमिनेंट एक ऐसा स्थान है जो पशु होते हैं, खासकर जो शाकाहारी पशु होते हैं उनका पाचन रूमिनेंट में होता है, जिसको कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। तो ध्यान दीजिएगा, रूमिनेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि पशुओं का वो पाचन का स्थान जहाँ पे उनका रूमिनेंट में पाचन होता है, और पाचन होने के पश्चात वहीं पे ये जीवाणु बनते हैं। कौन से जीवाणु बनेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु बनेंगे क्या कहते हैं, मेथेनोजोन बैक्टीरियम। ये जीवाणु है जो क्या कहते हैं, मीथेन का उत्पादन करता है। क्या करता है? मेथेनोजेन बैक्टीरियम क्या करता है? मीथेन का उत्पादन करता है। ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा आद्य बैक्टीरिया की कैटेगरी में। कौन सा है? रसायन संश्लेषी है, क्योंकि अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करके मीथेन गैस का निर्माण करता है। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पे है कि यू बैक्टीरिया क्या है? आद्य बैक्टीरिया क्या हुआ कि हमारे लिए मतलब एक प्रकार से लाभदायक है कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर रहा है, और हमारे जितने भी अपघटन के जो पदार्थ जो अपघटित होते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थितिकरण होता है, चक्रण होता है, उन तमाम क्रियाओं को इसमें आद्य बैक्टीरिया करता है, क्योंकि वो रसायन संश्लेषी हैं। रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हीं में मतलब रिएक्शन करा के उनको भोजन भी मिलता है, और क्या कहते हैं, हम लोगों को भी लाभ मिलता है। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता, हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें एक कसाब उपस्थित होता है। पहली बात हमें ध्यान क्या देना है कि इसमें एक कसाब उपस्थित होता है। कसाब मतलब क्या है कि ये चल सकते हैं। एक ऐसा अंग होता है जिससे वो चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। दूसरा क्या, सबसे बड़ा खास बात ये है कि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। अब आप बताइए, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, क्या वो प्रकाश संश्लेषी है या रसायन संश्लेषी है? तो आपका सवाल होना मतलब जवाब होना चाहिए प्रकाश संश्लेषी, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें क्लोरोफिल किस प्रकार का पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए। ध्यान दीजिएगा, यू बैक्टीरिया कसाब उपस्थित होता है, क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, ये रसायन प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? तो ये दूषित जल में पाए जाते हैं। जो प्रदूषित जल होता है उसमें ये पाए जाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं नील हरित शैवाल। वो शैवाल नहीं है, वो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है जो प्रदूषित जल में पाया जाता है। उसमें क्लोरोफिल कौन सा उपस्थित होता है? ए टाइप का होता है। कैसा है? प्रकाश संश्लेषी। ये तमाम बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं अगला, आप पढ़ोगे परपोषी बैक्टीरिया, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो परपोषी है, दूसरे जीवों पे निर्भर है। यहाँ तो बात आई कि रसायन संश्लेषी, ठीक है, रासायनिक पदार्थों से अपना जो भी सड़े गले पदार्थ है उनसे जो भी गैसें निकलती है, अपशिष्ट पदार्थ निकल, उनसे अपना भोजन बना लिया, ठीक है। दूसरी बात, यू बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बना लिया। अब तीसरी बात यहाँ पे परपोषी बैक्टीरिया, सबसे बड़ा सवाल कि आप देखोगे परपोषी बैक्टीरिया सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों बैक्टीरिया में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो परपोषी बैक्टीरिया। कौन सा? परपोषी बैक्टीरिया। कुछ परपोषी बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ परपोषी बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है। जैसे लैक्टोबैसिलस पूछा जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है, तो लैक्टोबैसिलस है परपोषी बैक्टीरिया, दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है या दूसरे पे वो निर्भर रहता है, उसको हम कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। एक पूछा जाएगा क्या लैक्टोबैसिलस हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक? आप कहोगे हाँ लाभदायक है, क्योंकि उसकी वजह से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और दूध से दही बनाया जाता है। दूसरे की बात करें, साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई एक ऐसा जीवाणु है जिससे हमें टाइफाइड होता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। ध्यान दीजिएगा, साल्मोनेला टाइफाइड। इसी में मतलब आप सोच सकते हो कि इसमें एक प्लाज्मिड की खोज हुई थी। सबसे बड़ा सवाल है कि जो टाइफाइड जीवाणु था, इसमें मतलब प्लाज्मिड की खोज हुई थी। अब प्लाज्मिड क्या है वो अलग सा चैप्टर है, वो आप अभी इंटर में पढ़ोगे, अभी आप 11th में हो, तो सिर्फ साल्मोनेला टाइफाई को इतना जानते रहो कि इससे टाइफाइड होता है, ये हमारे लिए हानिकारक है।
ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले कर रहा है, एक सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि जीव जगत है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे ध्यान देना सबसे बड़ी बात होती है। तो ध्यान दीजिएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मोनेरा जगत में। अब आप कहोगे कैसे प्ले करता है, तो माइकोप्लाज्मा की मैं अगर इंट्रोडक्शन दूँ तो वो सबसे पहले तो सबसे बड़ी छोटी कोशिका लेकर पैदा होता है। दूसरी अगर हम बात करें, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात करें, तो वो बिना ऑक्सीजन का भी जीवित रह सकता है। ये सोचने वाली सवाल है, या फिर हम लोगों में जिज्ञासा पैदा करने वाला सवाल है कि माइकोप्लाज्मा में ऐसा क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहता है। तो आप सोचिए और अपने दिमाग से इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं आ रहा है आपको, मैं कमेंट में आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग मतलब चलाइएगा। एक जीवाणु है यहाँ पे, नॉनस्टिक एनाबीना। नॉनस्टिक एनाबीना क्या करता है, तो वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करता है। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, अपघटन करता है, जिससे आप सोचिए कि जीवाणु हमारे मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं, और उसी मेहनत का परिणाम ये है कि हमारा प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। सोचिए अगर जीवाणु ना हो, सूक्ष्म जीव ना हो, तो क्या हमारे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा? कभी नहीं होगा। तो अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। इसके साथ प्रोटिस्टा जगत की नई बात आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।